अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आओ करें बातें तलाशे हल। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। और आपको पता है कि हमारा जो ये फेसबुक लाइव है वो हर फ्राइडे के दिन 3 बजे हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लिया क्योंकि हमारा जो जो जब मैं उन लोगों को कनेक्ट करती हूँ, डॉक्टर तायरा को और तस्नीम अहमद साहिबा को, तो हमारे 5 से 6 मिनट इसी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। तो जितनी देर में वो हमें ज्वाइन करती हैं मैं आपको डिटेल्स बताती चलूँ। सवालात के लिए हमारा नंबर है 0333-0194-726। नंबर है 0333-0194-726। आपके मौसूल होने वाले सवालात हम डॉक्टर तायरा के सामने रखते हैं और फिर उनसे जवाबात लेते हैं। ये सवालात हमें मौसूल होते हैं मतलब जैसे ही हम मतलब अभी जो सवालात हमें रिसीव होंगे वो वाले सवालात हम कोशिश करेंगे कि वो बाद में हम शामिल करें। लेकिन ये है कि जो हमें पहले से मौसूल हुए वो होते हैं, कोशिश हमारी ये होती है हम वो वाले सवालात जो है वो प्रोग्राम में शामिल करें। मैंने डॉक्टर तायरा को ऐड कर लिया है। अली ने, जो हमारे कॉलीग हैं, उन्होंने हेलो तायरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं? ठीक, हाँ जी बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, ये तो मैंने उनको ऐड कर लिया है आपको, और तस्नीम साहिबा बस हमें ज्वाइन करती हैं तो फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। श्योर। अच्छा, मैंने ये कहना था कि लोगों का बहुत शिकायत है। यस, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लोगों का गिला ये है कि हम सवालात तो भेजते हैं लेकिन ये है कि वो सवालात प्रोग्राम में शामिल नहीं होते। मसला ये है कि सवालात ज़्यादा हैं और उसमें हमारा वक्त सिर्फ 1 घंटे का है जिसमें कुछ ना कुछ हम डिस्कस भी करते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा सवालों पे जाएंगे। और दूसरा, मेरा कहना ये है सब लोगों से कि मैं उन सवालों के जवाब नहीं देती जिनके मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बारिशें भी हो रही हैं, उसके बाइस भी वाईफाई जो है वो उस तरह कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सिग्नल्स में भी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो हमारी तरफ का मसला है या वो डॉक्टर तायरा की तरफ मसला है। आई होप मेरी तरफ ना हो। लेकिन ये है कि अगर डॉक्टर तायरा वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम ज्वाइन करने का। मैंने डॉक्टर तायरा को ऐड कर लिया है। अगर वो ऐड हो जाए, आई बिलीव इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्योंकि सिग्नल्स शायद वीक है। तस्नीम साहिबा भी अगर हमें ज्वाइन कर ले, लिंक उनके साथ शेयर कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग, आप देखने वालों को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए फेसबुक लाइव। आप लोग हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और आप लोग का साथ इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ना सिर्फ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बल्कि शुक्र है, इसको आप शुक्र शेयर भी है। करते हैं। जी डॉक्टर तायरा। मैं शुक्र है। देखो, मेरी तरफ मसला नहीं है। मस, मैं तो मसला मुसलसल भी लिख है। रही होती हूँ, हाय आई एम हियर, हाय आई एम हियर। अब तो मसला क्या है, अच्छा, इंटरनेट मैं का ये कह मसला रही है या? थी उन सारे लोगों से जो नहीं, मसला मुझे नहीं पता क्या है। वैसे इंटरनेट तो बेचारा, हाँ, कुछ थोड़े बहुत सिग्नल्स ऑफ एंड ऑन हो जाते हैं, लेकिन वो उस पे तो अच्छा, हमारा काबू नहीं है। लेकिन मैं लोगों से ये कह रही थी कि देखो, कॉन्ट्रासेप्शन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, माहवारी पे मैं किताब लिख चुकी हूँ, इतने सारे जो आपके 12-13 प्रोग्राम्स हैं उसमें मैंने इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं।
तो प्लीज आप लोग ये सारी वीडियोस देखें, किताब पढ़ें और फिर उसके बाद मुझसे बात करें। मैं ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम एक ही जगह पे खड़े हुए स्टेप 1 से आगे नहीं बढ़ रहे। मैं ये बात भी बार बार कह चुकी हूँ। हम आगे तब बढ़ेंगे जब आप मेरे साथ कुछ सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो तब हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। मसला सिर्फ ये नहीं है कि मैं आज आपको दवाई लिख के दे दूं और आज आपके मसले का हल बता दूं। मसला ये है कि आपने लॉन्ग टर्म सीखना है, आपने सब कुछ सीखना है कि किस वक्त क्या करना चाहिए और किस वक्त क्या मुमकिन होता है। आप लोग जरा सी भी मेहनत नहीं कर रहे, किताब नहीं पढ़ रहे, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैंने पहले बनाती थी, फिर लेकिन चूंकि लोग देखते नहीं है तो इसलिए मैंने बनाने देखे। ये 2 वे ट्रैफिक होती है, 1 वे ट्रैफिक कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। 2 वे ट्रैफिक होगी, कुछ आप करें कुछ मैं करूं, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, तो तब ये सफर जो है हेल्थ का सफर या जो गायनी फेमिनिज्म का सफर है ये कामयाबी तक पहुंचेगा। वरना ये है कि मैं वही पुरानी क्या एक रटी हुई कहानी सुनाती जाऊंगी, ये कर लें और ये कर सेम लें ये कर सवाल लें, ठीक है, ये कर लें ये कर लें ये कर लें से आप सीखेंगे तो नहीं। इसलिए आप हर चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे आप रेसिपी सीखते हैं, जैसे रेसिपी सीखते हैं, आप सारे कुकिंग शोज में बैठ के आप उनके सारी तरकीबें नोट करते हैं, लिखते हैं, डायरियां बनाते हैं, इसमें इतना ये डलता है, इसमें इतना ये डलता है, उसके बाद उसे याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डायरी खोलते हैं। व्हाई नॉट फॉर द हेल्थ, व्हाई ओनली फॉर द फूड्स? मियाँ का तो दिल जीतने के लिए वो मेरे साथ रेसिपी। गायनी फेमिनिज्म के लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। चलें, अब आप जल्दी से सवाल पूछना प्रोग्राम, शुरू कर हाँ। अब दें। देखिए तस्नीम तो अभी डॉक्टर नहीं आए, तो तायरा, हम ये आज टाइम हम अवेल लोगों ने, करते हैं बिल्कुल, ताकि लोग। तस्नीम साहिबा अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही, आई डोंट नो क्या क्या रीजन है, चीज? लेकिन मैंने कहा डॉक्टर तस्नीम ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो ज्वाइन कर लें, हम उन्हें ऐड कर लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि हमने ये सोचा हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर में हमारा पाकिस्तान का नंबर 3रा है, जो कि खवातीन में ज्यादा नमूदार होने वाला कैंसर है। और इसके मुताबिक हमें जो जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया कि 15 से 44 साल की लड़कियों में और खवातीन में सर्वाइकल कैंसर की जो शरह है वो 2nd नंबर पर आती है। तो और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 1 in 8 वुमेन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। तकरीबन सालाना हमारे पास 83,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 40,000 खवातीन जाँ बहक हो जाती हैं। जी डॉक्टर तायरा, आपको आवाज आ रही है? इसलिए कि देर से रिपोर्ट होते हैं, इसलिए कि लोगों के लिए छाती जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इशू का मतलब ये है कि हाँ, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे जी तो आ आपकी आवाज आ रही है। आ रही। मेरा ख्याल है कि शायद सिग्नल्स का मसला है। मेरा ख्याल है मैं जगह चेंज कर आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। अब आ रही है आवाज, लेकिन फिर भी मेरा आप ख्याल अपनी है कि मैं जगह जगह चेंज कर चेंज लें कर ताकि लेती हूँ, क्योंकि सिग्नल्स जो हैं। आप बताएं, अब बेहतर, आप कैसी है? अब सही है। बेहतर? अच्छा। अच्छा, मसला ये है, जी हाँ। अच्छा मसला ये है कि हमारे यहाँ सर्विक्स का तो लोगों का पता ही नहीं कि सर्विक्स क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, और छाती लोगों को लगता है कि हाय हाय छाती की बात तो करनी नहीं है, कि ये तो बहुत बेशर्मी की बात है, ठीक है। और खवातीन के कैंसर जो हैं वो दोनों इसी चीज में ज्यादा हैं,
और वो उस वक्त हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हमारी बॉस आ गई। मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी, मगर मैं रिक्वेस्ट भेजे जा रही थी, ओ मेरी रिक्वेस्ट कोई सुन नहीं रहा था। फाइनली शाइस्ता ने शायद वो देख ली मेरी रिक्वेस्ट, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए भेज बस दिया। ये सब बातें शाइस्ता का कसूर है, बातें मैंने आप सबकी ये सुन सब ली हैं। शाइस्ता का कसूर है, ये ये सब शाइस्ता का। बातें मैंने सारी सुन ली। थैंक यू सो मच। हमने कहा कि चूंकि लोगों की ये बड़ी शिकायत है कि लोगों की शिकायत है कि हम जवाब नहीं देते, तो चलें जितनी देर आप बिल्कुल नहीं आती हम बात शुरू कर नहीं देते हैं, बिल्कुल और जितने शुरू जवाब करें, हम बिल्कुल दे सकते हैं उतने। लेकिन जैसा कि शाइस्ता ने बात की कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर का वही मसला है कि ब्रेस्ट पे बात करना एक टैबू है। ठीक है, लोगों को लगता है कि छाती जो है ये बहुत नो गो एरिया है, और इस नो गो एरिया पे बात नहीं करनी चाहिए, और अगर इसमें कोई तकलीफ भी है तो ये बड़ी शर्म वाली बात है, और इस शर्म वाली बात को डॉक्टर तक को नहीं बताना, और घर के मर्दों तक को नहीं बताना कि हाय हाय हमारी और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि शुरू से छाती को सेंसिटाइज कर दिया गया है, इस पे एक स्टिग्मा है कि ये छाती जो है या तो सेक्सुअल कोई मीनिंग देती है, और चूंकि सेक्सुअल मीनिंग दे के कोई अराउजल का मसले इसके साथ इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए औरत जाहिर है इसमें सेंसिटाइज फील करती है और वो उसमें बात ही नहीं करती। जब बात नहीं करती तो जाहिर है जो पहले जब कैंसर शुरू होता है बिल्कुल इब्तदाई केसेस में, जब ये पकड़ा जा सकता है तब तक तो वो औरतें घर बैठी रहती हैं, और तब पता चलता है जब स्टेज 3 तक पहुंच जाता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 पे फिर अगर पकड़ा भी जाए और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और सर्जरी हो भी जाए तो सर्वाइवल रेट ज्यादा नहीं रहता। यही हिसाब सीए सर्विक्स का है। अच्छा, कैंसर को सीए कहते हैं, इसलिए ये एक वर्ड सारे याद कर लें कि हम लोग नॉर्मली कैंसर का जो फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हैं सी ए, उसका मतलब सीए लिया जाता है। अच्छा, दूसरा कैंसर सर्विक्स जो है, अब सर्विक्स ही लोगों को नहीं पता। जब सर्विक्स ही लोगों को नहीं पता तो वो उसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि बच्चेदानी जहां पे बच्चा पलता बढ़ता है उसके मुंह को जो जब मुंह खुलता है और बच्चा बाहर आता है उसके मुंह को सर्विक्स कहते हैं। ये वजाइना से ऊपर होता है और यूट्रस जिसे रहम या बच्चेदानी कहते हैं उससे नीचे होता है, यानी ये इतना इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब 2.5 सेंटीमीटर मतलब इतना। तो चूंकि ये वो पार्ट है जिस पे जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मर्द का उज़्व तनासुल। अच्छा, अब ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। जब सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में आप रहें और उस चीज पे यानी सर्विक्स पे सेक्स से बाज दफा ट्रॉमा होता है, बाज दफा उस पे यानी उसे जख्म आ जाता है, बाज दफा इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा, उसका तरीका ये है कि आप सर्विक्स की हेल्थ को एक चीज से मॉनिटर करें। सिर्फ एक चीज है जिससे आप सर्विक्स की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं और वो है पैप स्मीयर। ये अंग्रेजी का टेस्ट है, अंग्रेजी नाम है, टेस्ट का नाम है पैप स्मीयर। पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े अस्पतालों में लाजमी होता है। इसे डायरेक्ट लैब में नहीं करवाया जा सकता, इसके लिए जरूरी है कि कोई गायनाकोलॉजिस्ट वजाइना के अंदर एक वो स्पेकुलम सा होता है जो हम डाल के देखते हैं, वो स्पेकुलम डाले और फिर सर्विक्स को अपनी आंख से देखें और फिर एक ब्रश के जरिए सर्विक्स को की सतह को स्क्रैप करें। ठीक है, एक ब्रश के जरिए, ब्रश पे नजर कुछ नहीं आता लेकिन ब्रश पे सर्विक्स के बहुत से सेल्स लग जाते हैं और उन सेल्स को फिर स्लाइड पे लगाए।
और स्लाइड पे फिर वो एक सोल्यूशन छिड़क के उसे लैब में भेज दे। तो अब लैब में जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है और उस टेस्ट में उसे पता चलता है कि इसमें नॉर्मल सेल हैं या इसमें कैंसर वाले सेल हैं। ये सारी खवातीन याद कर लें कि ये जो कैंसर सर्विक्स का टेस्ट है वो है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर हर औरत करवा सकती है, लैब में जाके नहीं करवा सकती, गायनाकोलॉजिस्ट के पास करवाना पड़ता है। और ऐसी गायनाकोलॉजिस्ट जिसे पैप स्मीयर लेना आता हो। अब मुझे नहीं पता कि MBBS वाली जो डॉक्टर्स हैं उन्हें लेना आता है या नहीं, या MBBS से ऊपर वाली औरतें। इसके लिए आपके शहर में पैप स्मीयर लेने वाली डॉक्टर होनी चाहिए और साथ में लैब होनी चाहिए। ये हर 2 से 3 साल के बाद टेस्ट करवाना लाजमी है। और मैं आपको यानी अफसोस की बात ये है तस्लीम के एजुकेटेड औरतों को भी नहीं पता कि पैप स्मीयर क्या चीज है। गांव में रहने वालियों को तो दूर की बात है। मैं जब कभी पाकिस्तान में किसी जानने वाले से, जानने वाली खातून से पूछती हूँ, डॉक्टर नहीं क्योंकि डॉक्टर्स को तो पता होता है, पैप स्मीयर कभी करवाया है? तो लोग पूछते हैं पैप स्मीयर क्या होता है। यानी टीचर्स, लेक्चरर्स, कोई दूसरी और इसलिए कि हेल्थ की किसी भी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी वो नहीं प्रोफेशन समझती की। और ये अहमियत नहीं, और ये यंग एज से करवाना है इसलिए। अच्छा, कैंसर सर्विस होता कैसे है? मैंने इस बारे में लिखा था, लेकिन वही बात है कि मेरा लिखा हुआ तो लिखे मूसा पड़े खुदा। ठीक है, तो लिखा हुआ तो किसी ने पढ़ना नहीं है, तो मैं खुद ही बता दूं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV ये बहुत कॉमन है। और ये HPV वायरस जिस तरह कोविड वायरस था, इस तरह का एक वायरस है ये। और ये अगर हो जाए तो ये इसके जाके ये कैंसर सर्विस के बहुत बड़े रीजंस में शामिल है। जिन लोगों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उसमें जल्द या बदेर कैंसर होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अच्छा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पहुंचता कैसे है? अब ये बात आ जाती है यहाँ पे सेंसिटिव और सबके पर जलते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सांस से नहीं पहुंच सकता जैसे कोविड वायरस पहुंचता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सिर्फ और सिर्फ सेक्स के जरिए पहुंचेगा। यानी हस्बैंड ने की किसी और से सेक्स और वहां से लिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि चिपक गया उनको, उसके बाद उन्होंने आके की अपनी बेगम से सेक्स, तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो किसी और औरत से लाए थे वो उन्होंने आके दे दिया अपनी बेगम को। ठीक है, अब ज्यादातर खवातीन को इस बात का पता ही नहीं है और ज्यादातर जेंट्स को भी नहीं पता कि वो किस तरह के रिस्की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और औरतों का ये क्यों ज्यादा हो रहा है। आप जब भी किसी ऐसी खातून से सेक्स करेंगे जहां पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक दफा जब हो जाए तो वो जरूरी नहीं कि वो फौरन खत्म हो जाए, वो वहां पे बैठा रहता है। ठीक है, वायरसेस का प्रॉब्लम ये है कि एंटीवायरल ड्रग से भी बाज दफा ये नहीं जाता, ये अपना स्पैन, लाइफ स्पैन तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन स्पैन ऑफ लिविंग वहां पे पूरी करता है। और ये कैसे जाता है ये किसी को नहीं पता। अब किसी ऐसी औरत से अगर सेक्स कर ली जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मौजूद है तो वो साहब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लेकर आए और उसके बाद उन्होंने जिस औरत से सेक्स की उनको उसने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शिफ्ट किया। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है कैंसर सर्विक्स में। ठीक है, और कैंसर सर्विक्स को पहचानने की सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है पैप स्मीयर। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को पहचानने की भी पैप स्मीयर। पैप स्मीयर 2 किस्म के होते हैं,
उसमें यानी उन सेल्स को भी पहचाना जाता है जो कैंसर के इब्तदाई सेल्स होते हैं, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को भी पहचाना जाता है। तो सारी खवातीन से मेरी ये यानी इल्तिजा है कि आप अपना पैप स्मीयर रेगुलर ड्यूरेशन के बाद कराया करें। अगर पैप स्मीयर खराब निकलता है तब हम कहते हैं 6 माह बाद दोबारा कराएं या साल बाद दोबारा कराएं। अगर पैप स्मीयर ठीक निकलता है तो फिर हम 2 साल बाद कहते हैं। और खराब पैप स्मीयर के आगे से मजीद टेस्ट होते हैं जो कि फिर जाहिर है बहुत टेक्निकल चीजें हैं, जिसमें बाज़ दफा सर्विक्स की बायोप्सी भी करनी पड़ती है देखने के लिए। और अगर सर्विक्स में कैंसर शुरू हो चुका हो, इब्तदाई मराहिल पे हो, अभी वो फैला ना हो, तो इसका वाहिद और वाहिद हल ये है कि सर्विक्स को काट के निकाल दिया जाए। अब सर्विस को काट के निकालने के भी 2 तरीके हैं कि या तो सिर्फ आप सर्विस को काट के निकालें, और या फिर सर्विक्स और बच्चेदानी को पूरा निकालें अगर आपने और बच्चे पैदा नहीं करने। तो ये चीजें बहुत टेक्निकल हैं। ये आम लोगों की क्या, बल्कि गांव में रहने वाले लोगों पे तो मुझे तरस ही आता है 11 करोड़ औरतों पे। लेकिन ये है कि बहुत एजुकेटेड औरतों को भी ये सीखना चाहिए, और जो सीख ले उसे अपने हल्का अहबाब में आगे ये सिखाना चाहिए। अपनी कजन्स में, अपनी दोस्तों में पूछना चाहिए कि तुमने पैप स्मीयर करवाया? तो यकीन कीजिए कपड़े और जो फैशन डिस्कस होते हैं उनसे कहीं ज्यादा अहम ये है कि खवातीन अपना पैप स्मीयर करवाएं। एग्जैक्टली और आपने जैसे कहा था ना कि ये 15 से 44 साल की उम्र की लड़कियां और खवातीन करवा सकती हैं। दिस इज अबाउट सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, 15 साल की बच्ची का ये है, 15 साल की बच्ची का ये है कि अब हमारे यहाँ जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनका तो लोग करवाएंगे नहीं, क्योंकि वजाइना में स्पेकुलम डालना पड़ता है, और हमारे यहाँ तो एक हाइमन सर पे चढ़ के बैठी हुई है, ठीक है। तो इसलिए अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे डिसाइड करेंगे। बहरहाल बहुत यंग एज में अगर लोग सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं तो तब रिस्क इतना नहीं है, लेकिन ये 25 ऑनवर्ड्स जरूर करवाना शुरू कर देना चाहिए। और उसमें ये भी है कि ज्यादातर लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग शादी नहीं भी करते, मेरा उन लोगों को मशवरा ये है कि अगर आप बेशक 30-35 की हैं और आप शादी नहीं हुई भी, तब भी करवाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं, मेरा एक सवाल था कि ये क्या 50 साल की उम्र से ज्यादा की खवातीन भी ये टेस्ट कराएं या को भी करवाना चाहिए? तो भी कराना चाहिए। 70 के बाद इसका 65 या 70 के बाद इसका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन ये है कि ये प्राइमरी टेस्ट है। यानी हमारे यहाँ तो यानी ये गायनी की एक प्री रिक्विजिट है कि आपके पास कोई भी औरत चेकअप कराने आए तो आप उसका पैप स्मीयर जरूर करें। उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, ठीक है। और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि वो खातून आई किसी और कंप्लेंट से है, लेकिन आप उसे कहेंगे बहन तू पैप स्मीयर करवा ले, क्योंकि हमारे मुल्क में सीए सर्विस बहुत ज्यादा कॉमन है। यानी पाकिस्तान में, मैं जहां रहती हूँ यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारा पैप स्मीयर करना लाजमी है किसी भी औरत का, जो कि चाहे किसी और तकलीफ से आई हो, यानी बांझपन के साथ आई हो, या क्योंकि गायनी का एग्जामिनेशन पैप स्मीयर के बगैर कंप्लीट नहीं होता। ये ABC ऑफ गायनाकोलॉजी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तारे, सर्वाइकल कैंसर के 2 सवाल मौसूल हुए थे। एक तो ये कि आई वांट टू नो अबाउट सर्वाइकल कैंसर, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर माहवारी 40 साल की उम्र में ना होने के बराबर हो तो कैंसर हो सकता है? माहवारी और कैंसर का सीए सर्विक्स से ताल्लुक नहीं है। माहवारी का ताल्लुक है सीए यूट्रस से, जिसे सीए एंडोमेट्रियम कहते हैं। खवातीन प्लीज 4 सीएस के नाम याद कर लें जो आपसे रिलेटेड हैं। सीए ओवरी,
जिसे बेजादानी कहते हैं, सीए एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस का कैंसर है, सीए ब्रेस्ट जो कि छाती का कैंसर है, और सीए सर्विक्स जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। पाकिस्तान में ये चारों कैंसर बहुत आम हैं और ज्यादातर औरतों की जो डेथ होती है वो इसी से होती है और ये रिपोर्ट भी नहीं होते। तो जो आपने सवाल किया है कि 40 के बाद अगर माहवारी नहीं होती, माहवारी ना होना एक और चीज है, दैट कम्स इनटू द मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज। उसके कराने के लिए हमें और टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप FSH और LH करवा लें तो फिर पता चल जाएगा हार्मोनल स्टेटस कि आप मेनोपॉज की तरह। देखें खवातीन, ये इस तरह के सवालों से तो आपके मसले हल नहीं होंगे। मेरी दुखती रात यही है, जब तक आप मेरे साथ पूरी मेरे साथ चले नहीं और हर चीज को समझने की कोशिश ना करें। ठीक, अच्छा डॉक्टर ताहिरा, अब हम ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आ जाते हैं। पहले आप अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझा दें कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर हम सवालों पे चले जाएं, या सवाल मैं आपसे करती जाऊं और आप जवाब देती जाएं। ब्रेस्ट कैंसर का मुख्तसर ये है कि जो छाती में सेल्स हैं, देखें कैंसर होता क्या है कि हम बेसिकली सेल से बने हैं और ये सेल की ग्रोथ सारी उम्र होती रहती है। जैसे देखें बाल बढ़ते रहते हैं बीतने हुए स्किन से भी बाल जो है, स्किन से सेल भी वो नए बनते रहते हैं। तो हर सेल को कंट्रोल करने का जिसमें एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, और जब वो तरीका फेल हो जाए और सेल्स की ग्रोथ आपे से बाहर हो जाए तो वो कैंसर है। तो इस तरह छाती के जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है और वहां गिल्टियां बननी शुरू हो जाती हैं। क्या वजह है किसी को नहीं पता क्या वजह है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर आपका रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि इसे ये जेनेटिक्स में भी आता है। कैसे पकड़ा जाए? अपना छाती का जो है वो एग्जामिनेशन हाथ से करती रहें, अपना मेमो करवाएं 40 के बाद। मैंने पहले भी कहा था कि मेमोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 40। अब ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाने से कभी ना हिचकिचाएं, और एक बार याद रखें, ब्रेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट की टेरिटरी नहीं है, ब्रेस्ट सर्जन की टेरिटरी है, ठीक है। अब हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि औरत फीमेल सर्जन्स बहुत कम है, तो आप लोगों को ये हाथ पैर पड़ जाते हैं, हाय आदमी से चेक कराएं। अरे भाई, ब्रेस्ट वैसी ही है जो जैसे तुम्हारी नाक, ठीक है, जाके नाक चेक करा लो बस। देखिए ये समझने की बात है कि आप क्या होता अगर हम नाक का नाम छाती होता और छाती का नाम नाक होता, क्या होता? तो ऐसे ही जिस्म के किसी भी उज़्व का नाम जो है वो नाम है। आप उसे एम्बैरेसमेंट की तरफ मत लेकर जाया करें, हर चीज को सेक्स से मत जोड़ें कि छाती तो बस सेक्सुअल ऑर्गन है। नो, छाती इज लाइक just like an organ which has God has given to the woman for breastfeeding the babies, ठीक है। तो जब तक आप अपने जहन पे पड़े हुए जालों को तोड़ के नहीं फेंकेंगे, आपके घर की औरत सेहतमंद नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा मैं अब सवाल की तरफ आ जाती हूँ। तस्नीम साहब, आपने तो कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमारे पास सवाल आ। नहीं, मैं तो बस बहुत दिलचस्पी से सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है कि ये मालूमात जो हैं वो कितनी कम है हमारी खवातीन में, और वो जानने की शायद कोशिश ही नहीं करती। जो तायरा बात कर रही है कि हम कपड़े, फैशन, खाना, ये वो सब कुछ, इंटीरियर डेकोरेशन। एक साहब ने अभी ताला लगा दिया लगता है।
एक साहब अभी ताले का आइकॉन भेज रहे हैं, मेरा ख्याल है वो अपनी अक्ल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ताले उनको लगे हैं। उनके चलो उनके हम अक्ल पे सवाल पड़ना और की तरफ ताला आ दोनों जाते रहने दें। हाँ, उनकी हैं। अक्ल पे हाँ पड़ना और बिल्कुल। ताला दोनों अच्छा जी, रहने दें। मैं सिर्फ ये कह ये रही थी सवाल कि खवातीन को चाहिए कि अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा बात करें बनिस्बत इसके कि आज कौन से डिज़ाइनर का जोड़ा नया आया है या कौन से जूते जो हैं वो लेने हैं और कौन सा पर्स है गर्मी और सर्दी और उसके कपड़े। आई थिंक जब तक सेहत अच्छी नहीं होगी आपके पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। तो मैं तो सिर्फ इस पे हैरान हूँ कि हमारे यहाँ किस कदर की आप कह लें कि एक फुकदान है अक्ल और शऊर का भी और इंटरेस्ट का भी अपने अपने आप की हिफाजत के लिए, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए। जी शायद आप सवाल कीजिए। जी। अच्छा, ये ब्रेस्ट कैंसर से सवाल है जी। मेरी उम्र 43 इयर्स है। 11 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और हाँ जी, सर्जरी हुई। ये तो सेम। मैं जब खवातीन से जब मैं सॉरी मैं जी 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 प्लीज। जी बताइए। आपका हम सुन हेलो रहे थे आप। पढ़िए जी। अच्छा, तो वो कह रही है उन्हें नहीं थायराइड भी है। पढ़िए सवाल। ओके, थायराइड भी है, पॉलिसिस्टिक नहीं ओवरीज कोई भी बात हैं, नहीं, कोई पीरियड। बात नहीं। आप वो हमारा लैग चल रहा है शायद। मेरा ख्याल है कोई कोई इस तरह की चीज है, आई गेस वो समझ नहीं आ रहा। मैं सवाल आपको आवाज समझ आ रही है? नहीं पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं तो नहीं, मुझे अच्छा, समझ आ गया है। अच्छा मुझे आ गया है, ब्रेस्ट कैंसर है, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, थायराइड का मसला है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं। सवाल क्या है? पीरियड्स रेगुलर नहीं है। वो सवाल कर रही है कि क्या मैं हमल रहम हो सकता है? सवाल क्या है? क्या रहम हो सकता है? हमल हो सकता है 44 की एज में उनसे 43। नहीं, उन्हें कहो हमल हो सकता है। ये 44 की एज में वो क्यों हमल करना चाहती हैं, क्यों प्रेगनेंसी करना चाहती हैं? चले 43 ना सही 42 कर लें, लेकिन इस एज में वो क्यों एक और जिंदगी को दुनिया में लाना चाहती हैं, जबकि वो अपनी सेहत के साथ स्ट्रगल कर रही हैं। जब आप अपनी सेहत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप एक बच्चा जिसकी फुल टाइम नीड्स हैं उसको इस दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं? और वैसे भी 40 के बाद खवातीन का प्रेगनेंसी जो है वो सेफ नहीं है। एक तो हार्मोनल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, और फिर ये है कि वैसे ही खवातीन 50 के बाद यानी आपके पीछे कहाँ दमखम रहता है बच्चों के पीछे भागने का, और बच्चों की हजार नीड्स होती हैं जो कि 44 पे अगर आप चाहती हैं या 43 पे बच्चा पैदा करना, इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल है जी, वो ये पूछ रही हैं जी शाइस्ता जी, दूसरा सवाल वो ये कह रही हैं कि ईद उल अजहा से 2 दिन। मैं बोल रही हूँ, मेरा ख्याल है इंटरनेट का कोई मसला है। जा नहीं रही है शायद आपकी आवाज, शायद दायरा तक नहीं जा रही। अच्छा, शायद कोई मसला है, लेकिन मैं तो पूरी तरह हूँ। नहीं आप बोलती जाएं अच्छा डॉक्टर ताहिरा, मैं बोल रही हूँ आप बोलती जाएं। ईद उल अजहा के 2 दिन में वैसे ही अपनी ब्रेस्ट को प्रेस किया। मैं सुन रही हूँ। ब्रेस्ट को प्रेस किया तो मुझे एक गिल्टी सी महसूस हुई। वो थी तो लार्ज, बट उसी से पहले मुझे फील भी हुई और कोई पेन नहीं था। पेन तो अब भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, मगर कभी कभी वॉशरूम एक दिन या 2 दिन जरूरत महसूस होती है। अब मुझे वो गिल्टी प्रेस करने पे छोटी फील होती है, बट मुझे समझ नहीं आ रही इसकी के इसका क्या करूं। नीड सजेशन। ऐसी मुझे गिल्टी पिछले 2 साल पहले नेक पे और कान के पीछे भी महसूस हुई, जो सूजी भी थी, और इस इशू एंटीबायोटिक्स ली पर प्रॉपर ठीक हो गई थी। सर्जन के पास जाएं। जी ठीक।
देखिए ब्रेस्ट का डॉक्टर तायरा, ये मसला तीसरा मैंने आपको बता दिया है, ब्रेस्ट का मसला गायनाकोलॉजिस्ट का मसला नहीं है, ब्रेस्ट का मसला सर्जन का मसला है। आप अल्ट्रासाउंड कराएं और इसका इलाज जी करें। अच्छा, ये तीसरा सवाल हमारे पास है जी, वो कह रही है मेरी वाइफ की उम्र जी 20 से 32 बताइए, साल, पढ़िए शाइस्ता, पढ़िए। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी वाइफ को कुछ अरसा पहले राइट सीने में कुछ दाना नुमा चीज महसूस हुई और दर्द भी कर रहा था। मैं इनके अल्ट्रासाउंड भी करवाया है जो अटैच्ड है। आपने अगर रिपोर्ट देखी भी हो तो। जी डॉक्टर तायरा। मैंने अभी बार बार कहा है, ब्रेस्ट मेरी टेरिटरी में नहीं आती, ब्रेस्ट मेरी उसमें नहीं आती। ब्रेस्ट के लिए इन्हें किसी अच्छे सर्जन को जाके दिखाना है। ठीक। अच्छा, एक और सवाल शामिल करते हैं, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का ही है, जी लेकिन ये कि अगर आप शाइस्ता। जवाब दे सके। ये कह रहे हैं, ये मैं टांग खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। 5 रोज कबल मेरी वाइफ की छाती में दाएं जानिब एक दाना या गिल्टी नुमा चीज जाहिर हुई है। इसके बाद दूध भी खराब हुआ, बच्चा उल्टियां वगैरह करने लगा। एक डॉक्टर 2 से राब्ता किया, उसने एक एंटीबायोटिक टैबलेट और कुछ देसी दवा दी। दूध ठीक हो गया, लेकिन सोजन और दर्द अभी भी है। आज एक गायनाकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाया, उसने बस सिर्फ ताकत के कैप्सूल तजवीज किए और कहा कि सब नॉर्मल है। हमें बहुत तशवीश है, इस सिलसिले में कोई अच्छी सी दवा या मशवरा दें, मेहरबानी होगी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि बच्चा कितनी उम्र का है, लेकिन जो मुझे समझ आया कि वो दूध पिला रही हैं और उसके बाद उनको ये हुआ है, तो ये ब्रेस्ट एब्सेस भी हो सकती है, यानी अंदर अगर दूध खड़ा हो जाए तो वो पीप बन जाती है। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि ये जाके किसी सर्जन को दिखाएं। मैं बार बार कह रही हूँ कि सर्जन ब्रेस्ट जो है उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो ब्रेस्ट एब्सेस हो यानी पीप खड़ी हुई हो या कुछ और हो या गिल्टी हो, वो सब सर्जन के अंडर आता है। और अगर आपके पास फीमेल सर्जन नहीं हैं तो ये फिर सारी कौम को सोचना चाहिए कि जो कहते हैं औरतें घर बैठ जाएं, औरतें घर बैठ जाएं और ना पढ़ें और ना काम करें, तो फिर आप लोग ही जो है वो नुकसान में रहेंगे, जब फील्ड में ना औरत नर्स होगी और ना औरत डॉक्टर होगी। ठीक है, आप अपने पाँव पे औरतों को घरों में बिठा के, अपनी बेटियों को ना पढ़ा के, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये सर्जन चाहिए, और ये गायनाकोलॉजिस्ट, और आपने शायद जिसको दिखाया है, एमबीबीएस डॉक्टर भी गायनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं, लेकिन वो असल में गायनाकोलॉजिस्ट होती नहीं है, दे आर जस्ट एमबीबीएस डॉक्टर्स, ग्रेजुएट डॉक्टर्स। अच्छा डॉक्टर तायरा, एक सवाल आया फेसबुक लाइव पे, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपसे ब्रेस्ट कैंसर का जवाब देना ही नहीं है, ये गायनाकोलॉजिस्ट के उसमें नहीं आता, तो फिर हम ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको, ये आपकी मर्जी है, ना पूछें, लेकिन ये है कि मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कि ये कैंसर क्या है, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं करती। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो है वो सर्जन करते हैं। तो इट्स अप टू यू। मेरा काम है सीधा रास्ता दिखाना, अगर ठीक है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तायरा, अब हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सवालात आपसे करना चाहेंगे, अगर आप कहती। जी शाइस्ता। मुझे इस पे एक चीज, हमारे मुल्क की आबादी जितनी तेजी से बढ़ी, मुझे हैरत है कि यहाँ पे अभी भी लोगों में इनफर्टिलिटी है। जी जी बताइए। मुझे लग रहा है डॉक्टर तायरा के पास हमारी आवाज जो है ना वो ये है कि जिनको हो रहे हैं वो छे कर रहे हैं,
नहीं 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 पहुंच रही है, थोड़ा लैग है लेकिन पहुंच रही है। आ, जिनके बच्चे हो रहे हैं वो 10-10 हो रहे हैं, और जिनके नहीं हो रहे उनके नहीं हो रहे। सो लाइक वन शुड ट्राई टू बैलेंस, यानी जो 10-10 पैदा कर रहे हैं या 8-8 पैदा कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं कि बच्चे यानी किसी और अपनी बेगम की सेहत के लिए बच्चे कम पैदा करें। मेरा तो अब ये स्लोगन है कि मैं ये नहीं कहती कि आप माशी तौर पे या कुछ और, आप अपनी, अगर आपको बच्चों की माँ से मोहब्बत है तो कम बच्चे पैदा करें। अच्छा, और यही से अंदाजा लगा लेना तस्नीम के मेरे पास इनफर्टिलिटी से रिलेटेड 11 सवाल हैं और 40 सवाल मेरे पास प्रेगनेंसी के हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि क्या रेशो बन रही है। तस्नीम, आपके पास भी मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सुन लिया मैंने। मेरा ख्याल है मैं मजीद जगह चेंज करूं, क्योंकि अगर इतना लैग है। अच्छा डॉक्टर तायरा, चलें जनाब, मैं अब मजीद जगह चेंज कर चुकी हूँ, ठीक है? अब बताइए। अच्छा, अब अल्लाह करे अब आपको, हाँ, अब अल्लाह करे अब आप लोगों को मेरी आवाज आ जाए। यार आपकी आवाज हमें आ रही है, हमारी आवाज आप तक पहुंच दीजिए। बहुत सीरियस किस्म का मुझे लग रहा है कि नहीं पहुंच रही है, आप बोलते जाएं, पहुंच रही है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल कर देती हूँ फर्टिलिटी से रिलेटेड, ठीक है? नहीं, अच्छा, ये बोलते जाएं, आप सवाल पूछते जाएं। अच्छा जी, ये कह रही है जी 75 वेट है, हाइट 5 फीट और 5 फीट और एज 36 है। एग का साइज बहुत छोटा, हबी के स्पर्म काउंट का भी इशू है, बच्चे नहीं हैं, 9 साल शादी को हो गए। जी डॉक्टर तायरा, वजन कम कर लें, मुझे 75 किलो से कम हो के 50 या 55 किलो पे आ जाएं, एग्स आपके ठीक बनना शुरू हो जाएंगे। मैं पहले ये बात बहुत दफा आप देखो, आप सीखती चली जा रही हैं गायनी। मसला ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि आपका जो इंक्रीज वेट है वो उसमें हार्मोनल जो चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है? तो 5 फीट हाइट पे 75 kg वेट बहुत ज्यादा है। इसको हम BMI से कैलकुलेट करते हैं। BMI अगर 26 से ज्यादा हो तो आप ओवरवेट में आ जाते हैं। आप ऑनलाइन जाके अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हाइट और वेट के मुताबिक होता है। जो हाइट इन्होंने दी है 5 फीट और वेट, इससे लग रहा है कि इनका BMI 30 से ऊपर होगा और ये बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और उनमें तो जो चीजें आप घर बैठ के कर सकते हैं जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वो ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपना वेट कम करें, दोनों हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, दोनों एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। तो तभी हाँ, रस्सी कूदें, बाहर वॉक करने जाएं, अगर गर्मी है तो फिर भी जाएं। आप आजकल सब्जियों का मौसम है, मैं इतनी दफा बता चुकी हूँ, सब्जियां ग्रिल करके खाएं, रोटी और चावल खाना बंद कर दें, मीठे खाना बंद कर दें, कोला ड्रिंक्स बंद कर दें, बेकरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें, और इसके साथ आप कूदते फांदते रहें तो आपका वजन 50 किलो पे आ जाएगा। और आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करें तो उनका स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा। अगर आपका 75 kg वेट है तो उनका भी डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि इट शोज के घर में ट्रेंड क्या है खाने पीने का। ऑयल जो है, ऑयली चीजें खाना बंद कर दें। रमजान गुजरा है, सबने पकोड़े खाए होंगे, समोसे खाए होंगे, वो बंद कर दें, ठीक है? तो कम से कम वो बातें जरूर करें जो डॉक्टर के पास जाने से कर सकती हैं। और जब ये कर लें आप
55 किलो वजन पे पहुंच जाएं, हस्बैंड भी कम हो जाएं, तो तब आप दोबारा से अपने टेस्ट कराइएगा, हम आपकी दोबारा हेल्प करेंगे। दूसरा सवाल है जी, मर्दाना कमजोरी जिसमें स्पर्म काउंट के साथ साथ अगर सलाहियत के हवाले से कुछ और भी मालूम करना चाहिए तो कौन सा टेस्ट करवाएं, नाम बता दें। सलाहियत से मुराद, अब मुझे ये नहीं पता कि वो इम्पोर्टेंस को कह रहे हैं या क्या। इम्पोर्टेंस के लिए उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या यूरोलॉजिस्ट से। वो लोग जो यानी हस्बैंड की जो चीजें होती हैं, सीमन और मर्दाना कमजोरी, ये एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के अंडर आती हैं, ठीक है। तो वो आपको कोई मशवरा दे सकते हैं। बाकी मैं ये मशवरा दे सकती हूँ कि वजन कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, पेट, तोंद, ये सब चीजें जो हैं ये बहुत असरअंदाज होती हैं। यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाती है। ये चीजें जो हैं जब तक आप सब हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे, आप हेल्थ के बेतहाशा मसाइल का शिकार रहेंगे। शुक्र है हमारी आवाज ठीक हुई है, बेहतर हो गई। हाँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी मेरी शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया और शादी के बाद हम दोनों ने बाहमी रजामंदी से प्रेगनेंसी की कोशिश की जो बदकिस्मती से पूरी नहीं हुई, और हम दोनों ने हर मुमकिन टेस्ट जो डॉक्टर्स के मशवरे से करवाए वो नॉर्मल आए, और इसी दौरान मुझे एस्टोमाइलिटिस विद लेफ्ट PSOAS एब्सिस लिखा हुआ है तशखीश हुआ है, और एक मोहरे का मसला हो गया, और अब सिचुएशन ऐसे कि मेरे इलाज 6 माह से चल रहा है। इस दौरान बीवी की लेडी डॉक्टर और मेरे डॉक्टर के मशवरे से हम दोनों ने दोबारा से ट्राई किया, और प्रेगनेंसी होने के बाद प्रेगनेंसी 1 माह से जायद नहीं रही। अब मुझे भी महसूस होने लगा है कि मेरे स्पर्म की मिकदार में बहुत हद तक कमी आई है जो चंद कतरों तक महदूद है। इस बारे में कोई गाइडलाइन? तो मेरा ख्याल है वो डॉक्टर साहिबा कह चुकी है कि एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से आप मशवरा कर सकते हैं। हाँ, और जो स्पर्म काउंट होती है, हाँ बिल्कुल, देखा, अब आप लोगों को दोनों को भी मैं डॉक्टर बना के छोड़ूंगी। लेकिन और जब मैं पाकिस्तान आके क्लिनिक खोलूंगी ना, तो आप दोनों मेरे साथ बैठेंगी, ठीक है? हम आपके हेल्पर्स होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो कतरों का मसला होता है उससे नहीं पता चलता कि स्पर्म काउंट कम हुआ है, क्योंकि एक कतरे में 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एक कतरे में। हटाएगी दुकान को। एक कतरे में 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, तो इसलिए कतरों की नंबर से आप ये नहीं कर सकते। नॉर्मल काउंट ये होता है कि एक कतरे में 20 मिलियन स्पर्म्स हों। अगर कमी आई है तो कोई बात नहीं, आपका चूंकि इलाज चल रहा है, हो सकता है उस वजह से कुछ हुआ हो, लेकिन आप सीमन एनालिसिस कराएं किसी अच्छी लैब से। और 1 साल शादी कुछ भी नहीं होती। आप आराम से अपनी बीमारी को टैकल करें और उसके बाद आप प्रेगनेंसी की कोशिश दोबारा कर लीजिएगा। एक प्रेगनेंसी हो चुकी है और वो मिसकैरेज हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोबारा ट्राई करें तो प्रेगनेंसी करने से पहले ही टैबलेट एस्प्रिन खाना शुरू कर दीजिएगा। वो एस्प्रिन और फॉलिक एसिड वाइफ भी खाएं, आप भी खाएं, वो प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करती है। माजरत के साथ मुझे लगता है वो वाली जो हमारी बातचीत हो रही थी वो इंटरनेट कनेक्शन फेल होने की बाइस मुनक़ता हुई। लेकिन यह कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला है जिसकी बाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। या तो सिग्नल्स बिल्कुल वीक हैं और या इस तरह की मिसहैप भी हो जाती है। तो अगर मेरी टीम ये वाला जो लिंक है फेसबुक लाइव का, अगर डॉक्टर तायरा और तस्नीम साहिबा के साथ शेयर कर लें तो जहाँ से हमारी बात का सिलसिला रुका है वहाँ से फिर हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी 350 हो रहे हैं और आपके सवाल हम पूछ सकते हैं। आपको बताते चलें कि जो सवालात हमें इस वक्त फेसबुक के लाइव के सेशन के दौरान मिल रहे हैं, ये सवालात हम नोट डाउन करें और इसको हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में शामिल कर सकें।
आपको फिर बताते चलें कि हम लोगों ने जुम्मे के दिन 3 बजे ये सिलसिला आपके साथ हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि हम हर जुम्मे को 3 बजे आपसे मुलाकात करें, सवालात आपके सवालात हम शामिल करें और उसमें फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जो सवालात हमसे पिछले हफ्ते पूछे गए थे उन सवालात को तरतीब देकर हम अपने पॉडकास्ट को जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं। कहीं अगर आपके सवाल आपको लगता है कि आज हमने नहीं शामिल किए तो वो हम नोट डाउन करके नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन यह है कि कहीं भी हमारी कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो इग्नोर नहीं हो रहा, वो क्वेश्चंस तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में आप देखते रहे कि हमने बहुत मिक्स सवालात लेते थे, जिसमें डॉक्टर तायरा से फिर हम सवालात के जवाबात ले रहे होते थे। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से हमने ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और फिर इनफर्टिलिटी के ऊपर जो है वो हमने सवालात को तरतीब करके पूछना शुरू किया है। आई बिलीव मुझे लग रहा है कि हम बस ये वक्त है कि आपसे इजाज़त चाहें, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे मुलाकात होगी।